नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। बजट का विरोध और संसद में यही है नया गतिरोध। बजट पेश होने के बाद पिछले 2 दिन से संसद में बजट पर बहस चल रही है, लेकिन सरकार का आरोप है बहस के दौरान बजट पर बात कम हो रही है, राजनीतिक निशाना ज्यादा साधा जा रहा है। सरकार की अगर माने तो सदन की गरिमा गिराई जा रही है और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से जवाब यह दिया जा रहा है कि वो जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहा है और उसे इस मामले में सरकार के किसी मंत्री की तरफ से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन संसद में बहस से अलग भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात हो रही है, जैसे कि कल विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर बजट को लेकर जोरदार विरोध किया। इतना ही नहीं, बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए इंडिया गठबंधन की जो शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे 7 मुख्यमंत्री हैं जो 2 दिन बाद दिल्ली में जो नीति आयोग की बैठक होनी है वो उसमें भाग नहीं ले रहे हैं। हालांकि इस मामले में इंडिया गठबंधन के भीतर अब बंटवारा होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक की खबर के मुताबिक ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने जा रही हैं। टकराव का एक कारण बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जो बजट में विशेष प्रोजेक्ट, विशेष प्रावधान, वित्तीय सहायता का ऐलान किया गया है वो भी बना हुआ है। इंडिया गठबंधन का आरोप है किसानों को समर्थन मूल्य चुकाने के बदले जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको समर्थन मूल्य दे रही है सरकार अपनी कुर्सी बचा रखने के लिए। हालांकि बिहार की विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बजट में बिहार से तो धोखा कर दिया गया, बिहार को तो कुछ दिया ही नहीं गया। तो आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस मुद्दे पर जो सियासी वार पलटवार हो रहा है वो देखिए आप। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। देखिए, विपक्ष देश के मुद्दों को उठाना चाहती है बजट के द्वारा और सत्ता पक्ष को ये आदत हो चुकी है कि देश के आवाज़ को दबाने की। ये उनकी मानसिक दुर्बलता का ये उदाहरण है। कल बजट भाषण में अनेक रोल मॉडल बनकर अभिषेक बनर्जी सामने आए उभरकर, जिस एक पार्लियामेंट के लिए एक सबक था। जिस तरह से इनके विभाजन वाली शक्तियों का जिस तरह से उन्होंने ब्यौरा दिया है, अब वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कल अपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके सदन का अपमान भी किया। विपक्ष अपना काम कर रहा है जिस काम के लिए जनता ने चुन के भेजा है और उसके लिए कोई रिजवी साहब से हम लोगों को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ना उनके गाइडलाइन पर मुझे चलना है। उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना डिलीवरी। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बिल्कुल निराशाजनक रहा और ये योजना पर जाने के लिए दे दिया, फेल हो गए। विशेष पैकेज करना है, मूंगफली समझते होंगे, पीनट्स, ये तो छिलका पकड़ाया गया है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को आप क्लब करते हैं। बिहार में जब ये पहली बार गए थे द्वारकाधीश बन के, तो इन्होंने कहा कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। मुझे लगता है कि ये उसी तरह मार्केटिंग हुई, 1.25 लाख दे देंगे, 5,000 दे देंगे, 1 रुपया नहीं मिली। अब देख लेना, ढाक के 3 पात 1 रुपया नहीं मिलेगी। ये तो विरोधाभास है, उनके अपने में विरोधाभास है। पहले आपस में बैठ के तय करने की क्या बोलना है। इस सदन की बहुत मर्यादा है। हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। सभी माननीय सदस्य
सदन के अंदर अपनी बात को कहें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल आज शो में जो हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, एलजेपी प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती और कुछ ही देर में टीडीपी की तरफ से भी प्रवक्ता ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ेंगी। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत करूंगी सैयद जफर इस्लाम साहब आपसे। ये अपनों पर मेहरबान आरोप जो लगा रहा है विपक्ष, इसी वजह से संसद में ये घमासान। देखिए रोमाना जी, बड़े अफसोस की बात है कि संसद में जो हंगामा हो रहा है उसका जो मकसद है उनका सिर्फ इसको डिसरप्ट करना। हकीकत में ये भी जानते हैं कि इस बजट में उनको शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर बहाना करते हैं आंध्र प्रदेश और बिहार का, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कितना एलोकेशन बाकी स्टेट को, सब स्टेट्स का एलोकेशन जो हुआ है उसके आंकड़े भी सुन लीजिए, तो इनको समझ में आ जाएगा किस तरह से झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको आंकड़े देता हूं और इनसे पूछिए कि ये आंकड़े जो है ये इसी प्रदेश के आंकड़े हैं, जो इन सब प्रदेशों के आंकड़े हैं, और इसमें जो उन्होंने बोला है वो मैं आपको ढूंढ लीजिए, फिर आप ढूंढ लीजिए, आप निकाल लीजिए आराम से। मैं तब तक सापरा जी का रुख कर लेता हूं। अच्छा, मिल गए, बताइए। एक मिनट सुन तो, नहीं भाई, सामने रेडीली अवेलेबल, आपको इतने सारे आंकड़े हाथ में तो लेके नहीं घूमोगे ना। सुन लीजिए, ये आंध्र प्रदेश को 50,000 करोड़ मिला है, और कर्नाटक को 45,000, गुजरात को जो है 43,000 मिला है, और उससे और 1,25,000 करोड़ बिहार को मिला है, और इससे बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट बंगाल को मिला है। तो वेस्ट बंगाल वाले लोग तो कह रहे हैं हमें कुछ मिला ही नहीं, जबकि तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है, चौथे नंबर पे जो है वो मध्य प्रदेश है, पहले नंबर पे जो है आप महाराष्ट्र 5वें नंबर पे है। तो सारे पहले नंबर पर कौन है सर? तो सब पहले नंबर पर कौन है सर? पहले नंबर पर पहले नंबर का ही बता देते हैं कि कौन है पहले नंबर पे, आपको भी सुन लीजिए। पहले नंबर पे है यूपी है, 2,23,000 करोड़। सर ये क्या मिला है, ये भी बताइए ना, ये क्या मिला है? ये क्या मिला है सर? ये जो आप मुझे बता रहे हैं ये मिला क्या है? ये क्या बता रहे हैं आप? ये क्या मिला है? अब जरा आपको जरा यूपी को ये क्या मिला है? स्टेट को जो ये बजट से जो एलोकेशन, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए रोमाना जी, अब आपको विस्तार से बताता हूं। यूपी को 2,23,000 करोड़ जो है बजटरी एलोकेशन मिला है, पूरे जो सारे स्कीम में। अरे भाई आप पूरा उठा के देख लीजिए, 74,000 करोड़ की तो बात कर रही है, 15,000 आंध्रा के लिए और बाकी जो है 54,000 उनके लिए, तो 70-75,000 करोड़ के लिए तो बात कर रहे हैं। बाकी जो है वो हवा में चला गया क्या? बाकी कहाँ खर्च होगा? स्टेट में होगा। तो अगर 11 बिहार और आंध्र प्रदेश का इतनी बार जो बजट में नाम लिया गया, क्योंकि ये बाकी राज्यों के नाम सुनाई नहीं पड़े। मैं तो दर्शकों की आसानी के लिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मतलब बिहार और आंध्र प्रदेश ये दो राज्य थे जिनके नाम एक नहीं, दो नहीं, कई बार सुनने को मिले हैं। तो ये जो नाम लिए गए बार बार सर, ये सिर्फ सहयोगियों को खुश करने के लिए बजट में नाम लिए गए, या ये विपक्ष को चिढ़ाने के लिए नाम लिए गए? क्योंकि ये बात वाकई में आप सही कह रहे हैं कि बजटरी एलोकेशन के हिसाब से पहले नंबर पर कौन सा राज्य है, वो उत्तर प्रदेश है। आपने बता दिया यहां पर किस तरीके से कर्नाटक जो कांग्रेस शासित है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल जो कि टीएमसी शासित है, उन तमाम राज्यों को कैसे यहां पर बजट के जरिए एलोकेशन हुआ है, लेकिन नाम सुनाई नहीं पड़े। सर मैं इसीलिए जानना चाह रही हूं कि बजट में इस बार के बिहार, आंध्र प्रदेश एक नहीं, दो नहीं, कई बार नाम सुने, ये सर सहयोगियों को खुश करने के लिए था या फिर सापरा साहब और भदौरिया जी जैसे सियासी विरोधियों को चिढ़ाने के लिए? रोमाना जी, कितना लंबा सवाल किया आपने, और जवाब में तुरंत टोक देंगे आप। टोकिएगा मत प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये 74,000 करोड़ मात्र जिसके लिए लोग हंगामा कर रहे हैं, हकीकत तो है कि इनके समय में भी, इनके समय का जो उठा के देखिए, यूपीए का बजट के समय उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहता था, बंगाल जो है नंबर 3, नंबर 4 पे रहता था। आप उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए। और आंध्र प्रदेश जो वो 9वें स्थान पे रहता था।
अभी हमने तो बराबर हम सपोर्ट किया, हर स्टेट को सपोर्ट किया, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। जो बड़ा स्टेट है बड़ा स्टेट की तरह मिला। लेकिन महाराष्ट्र का एक बार मिसाल देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में हमने 76-78 हजार करोड़ दिया, 5वें नंबर पे है, लेकिन महाराष्ट्र का कोई नाम नहीं लिया। हमने कहाँ नाम लिया? हमने आंध्र प्रदेश का नाम लिया, लेकिन महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया। तो क्या महाराष्ट्र को कम मिल गया क्या? उत्तर प्रदेश को कम मिल गया क्या? वेस्ट बंगाल को कम मिल गया क्या? अरे ये बातें सिर्फ इन लोगों को समझ में आ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रही है। अब दिक्कत ये है ना जफर भाई, मैं इतना लंबा सवाल पूछती हूँ ताकि कम से कम आप सवाल समझ जाएं। मैं सवाल दोहराकर पूछती हूँ ताकि आप सवाल समझ जाएं, लेकिन तब भी आप मेरा सवाल समझे नहीं। मैं तो खुद कह रही हूँ जिस बात का आप जवाब दे रहे हैं कि हमने ज्यादा एलोकेटेड राज्यों को किया, मैं तो कह रही हूँ किया आपने, इसीलिए मैं सवाल ये पूछ रही हूँ। अब सवाल सुनिए मेरा, बिहार और आंध्र, फिर इन्हीं का नाम बार बार क्यों सुनाई पड़ रहा था बजट में? सहयोगियों को खुश करना था या विरोधियों को चिढ़ाना था? ये सवाल है। रोमाना जी, आपके सवाल को समझ रहा हूं, कोई बेवकूफ नहीं बैठा हूं कि आपके 5 मिनट के सवाल को नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन उसका आंसर नहीं जो आप बोल रहे हैं, ना तो किसी के चिढ़ाने के लिए ना किसी को वर्गलाने के लिए। आप किधर एक निकाल के दिखाइए, कोई भी पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई एक बजट दिखाइए जिसमें सब स्टेट्स का नाम हो, तो मैं बोलूंगा कि हाँ सब स्टेट्स का नाम लेना चाहिए। ये बेवकूफी वाली बात जो कर रहे हैं ऑपोजिशन के लिए, उनसे पूछिए कि बाकी किसी स्टेट्स का, हर स्टेट्स का नाम लिया गया है किसी भी बजट में? यूपीए के समय में, कांग्रेस के समय में कभी भी लिया गया? 5-7 मिनट निकल गए, पहले ये बात कह देते। ये बेवकूफी की बात कर रहे हैं आप लोग। आइए भदौरिया जी, बेवकूफी की बात कर रहे हैं आप लोग। कौन सा ऐसा बजट होता है जिसमें सारे राज्यों के नाम गिनाए जाते हैं? यहाँ पर क्या हो गया अगर इस बार 2 राज्य जो है उनका ज्यादा जिक्र हो गया, बिहार और आंध्र प्रदेश, और वो भी तो इसी भारत के ही राज्य है ना, तो फिर चिड़ क्यों हो रही है? मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, आपने बिहार को पैकेज दिया, आंध्रा को दिया, अच्छी बात है आपने दिया। तो आपको याद रखना चाहिए था उत्तर प्रदेश भी, जहाँ से आप 80 सीट जीतने का दम भरते थे, आप उत्तर प्रदेश का नाम आप इसलिए नहीं लेने में आप डरने लगे, उत्तर प्रदेश का नाम लेने में आप इसलिए भागने लगे क्योंकि आप अयोध्या हार गए। मैंने अयोध्या से हारने के बाद आप इतना चिढ़ गए उत्तर प्रदेश के अंदर से कि आप उत्तर प्रदेश का नाम लेने में भारतीय जनता पार्टी को डर लगने लगा, क्योंकि आप वहाँ सीटें हार गए। अब वहाँ 33 सीटें आई हैं, इसलिए आपको लगता है उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। यही उत्तर प्रदेश की जनता है जिसने पिछली बार आपकी सरकार बनाई थी, और आज उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हरा दिया। तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आप छोड़ गए, उत्तर प्रदेश जनता को कुछ नहीं देना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सीधा सा सवाल है जिसका आप जवाब दे दीजिएगा, क्या 70 साल से ऊपर हमारे जो बुजुर्ग थे जिनकी फ्री इलाज होने की बात थी, क्या आपने कर दिया इस बजट में? मैं पूछ रहा हूँ, बता दीजिएगा जाते जाते। मैं पूछ रहा हूँ कि आप सब इंतजार कर रहे थे कि आप यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम की भी बात करेंगे, क्या आपने नहीं किया? उसमें आपने स्मार्ट सिटी भी भूल गए। इसके पहले तो आप स्मार्ट सिटी की बातें करते थे अपने बजट में, इस बार स्मार्ट सिटी भी गायब है आपके बजट से। सुन लीजिए मेरी बात। और हर साल आप बजट की बात करते थे तो मां गंगा की भी बात होती थी। इस बार आप मां गंगा को भी भूल गए, मां गंगा भी आपको याद नहीं आई। सवाल यह है, सुन लीजिए कान खोल के, सवाल यह है कि आपको अब ऐसा लगने लगा है कि हमको बैसाखी पे हम हैं, तो हमारी जो क्या है कि आप किसानों का जो लागत का जो मूल्य है, लागत का मूल्य तो आप नहीं दे पा रहे हो, लेकिन सरकार जो बनी है उन लोगों का मूल्य तो आप चुका दे रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिनकी वजह से आपकी सरकार बनी उसका मूल्य चुका रहे हो, लेकिन किसान की लागत का मूल्य नहीं दे रहे हो। किसान इंतजार करता रहा, एमएसपी का भी किसान इंतजार किया कि आप एक सेकंड और किसान ये भी इंतजार कर रहा था, जो किसान अनाज पैदा करता है उसका सही दाम मार्केट में मिल जाए, वो क्या व्यवस्था करोगे उसका भी इंतजार कर रहा था, वो भी आपने कुछ नहीं किया। तो ना युवाओं के लिए, ना छात्रों के लिए, ना किसानों के लिए, ना महिलाओं के लिए। दोहरा रहे हैं अपने आप को, ठीक है। सापरा साहब, आपका कनेक्शन कुछ कट गया था, इस वजह से मैं बीजेपी के बाद सीधे आपके पास नहीं आई, मैंने अनुराग भदौरिया को बीच में लिया। मैं आ रही हूं जफर भाई, एक रिएक्शन कांग्रेस से, उसके बाद आप ही जवाब दे दीजिएगा। सापरा साहब, यहां पर महाराष्ट्र को लेकर स्पेसिफिकली सैयद जफर इस्लाम साहब ने ये कहा है कि साहब महाराष्ट्र को भी तो दिया गया, यूपी नंबर 1 पर है बजट एलोकेशन के हिसाब से। ये बेवजह का मुद्दा है जो विपक्ष उठा रहा है, मतलब बजट बहाना है सर, विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए बस सरकार को घेरने का। ये 99 पर जो पहुंच गए आप लोग, ये उसी की वजह से विपक्ष के हौसले बुलंद है सर, इसीलिए नया टारगेट बजट को लेकर सरकार पर साधा जा रहा है। देखिए रोमाना जी, अगर बजट के बहाने से सरकार बार बार जुमले दागेगी, अगर सरकार जो है वो आंकड़ों की जगलरी मात्र करेगी, अभी जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने आंकड़ों की जगलरी करने का प्रयास किया, अगर उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा आपने फंड दिया है तो फिर उसका नाम लेने में क्या हरकत थी? जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा उन्होंने ठीक कहा है,
तो अगर आप आंकड़ों की जगलरी करोगे, अगर आप इस तरह से सरकार बचाओ बजट लाओगे या कुर्सी बचाओ बजट लाओगे, अगर आप किसानों को समर्थन मूल्य देने के बदले अपने 2 राज्य जिनकी बैसाखियों पर आप खड़े हो उन्हें समर्थन मूल्य दोगे, तुष्टीकरण करोगे, अगर आप अपने उद्योगपतियों की तुष्टीकरण करने वाला बजट लाओगे, अगर मिडिल क्लास को आप पीट दोगे इस बजट के अंदर, अगर उनके ऊपर से इंडेक्सेशन भी निकाल दोगे, अगर उनके डिविडेंड्स पर आप और टैक्स लगा दोगे, तो फिर मिडिल क्लास जाएगा क्या? कहने वाले ने खूब कहा है कि गरीबों को तो राहत मिल जाएगी और अमीरों को मिलेगा रिबेट और मिडिल क्लास को मिलेगा खाली टीवी का डिबेट, जो हम अभी कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये आंकड़ों की जगलरी करना बंद करे। आंकड़ों की जगलरी करके ये सारी दुनिया को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए ठीक कहा, अभी सीनियर सिटीजन के लिए क्या किया है जरा स्पष्टीकरण दे देना उनको। ट्रेन के अंदर अगर आपने सीनियर अभी तो बिहार और आंध्र से बात शुरू हुई है ना सर, आप लोग सारे मुद्दे अभी ले आएंगे, फिर चर्चा स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे ना सर आगे। लेकिन अभी तक आपने और अनुराग भदौरिया ने जो बात रखी और सैयद जफर इस्लाम साहब ने जो सवाल पूछा था कि बेवकूफी की बात कर रहे हैं, तो मतलब जफर भाई ये लोग कह रहे हैं कि साहब बेवकूफी की बात नहीं है, दरअसल सरकार की चालाकी को बेनकाब करके रहेंगे, ये ठान लिया है विपक्ष ने। क्या सरकार की चालाकी है? अरे भाई अब मैं आपको बताता हूं, तुष्टीकरण कह रहे हैं, सरकार ने तुष्टीकरण किया सहयोगियों का। आंध्र प्रदेश, अरे किस बात का तुष्टीकरण? वही तो मैं बोल रहा हूं। आंध्र प्रदेश अगर सीरियल वाइज निकालिए तो आज 9वें स्थान पे है और उनके समय में 5वें स्थान पे रहता था लार्ज एलोकेशन में। जरा 2012 का बजट उठा के देखिए, एलोकेशन देखिए आंध्र प्रदेश को कितना एलोकेशन हुआ है और किस स्टेट के बाद है 5वें स्थान पे है। मैं ये कहना चाहता हूं, और जो अभी भदौरिया जी कह रहे थे 70 साल के लोगों का, भाई 70 साल के लोगों का जो है वो अभी जैसे अनाउंसमेंट हुआ था इंटरिम बजट में वो कायम है। 70 साल के लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम में पूरा जो प्रावधान उसको मिलता रहेगा, ये बात आपको बता। अरे आप क्या कोई मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, पहले आप 70 प्लस लोगों के लिए मुफ्त इलाज हर चीज का, आप कार्ड वार्ड में जो कह रहा हूँ सुन लीजिए, आप उसको इधर घाल मत कीजिए। आप मुफ्त इलाज की उनकी बात होती थी, वो आपने नहीं की ना, आपने नहीं की, आप भूल गए क्योंकि आपको लगने लगा यूथ का वो क्लियर कर रही हूँ। 1 मिनट अनुराग भदौरिया, जफर भाई ये दरअसल अनुराग भदौरिया जो है ये 2024 में अभी जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो में वादा किया था ना कि 70 साल से ज्यादा उम्र के सब बुजुर्ग, आयुष्मान वाले नहीं सर, सब बुजुर्ग सबका इलाज मुफ्त होगा। आयुष्मान नहीं था इसमें, ये चुनावी वादा था। और दरअसल अनुराग भदौरिया ये पूछना चाह रहे हैं कि ये बजट आया तो वो मजबूत वादा जो था, गारंटी वाला वादा, वो पूरा क्यों नहीं किया? ये सवाल है सर इनका। नहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं, छोड़िए जवाब ले लेते हैं। आइए जफर भाई, 100% होगा, मैं वही तो अरे छोड़िए, अब 100% क्या होगा जब बजट ही पास कर दिया आपने। बता रहा हूं आपको कि हेल्थ केयर के लिए, अरे तुम फाइनल प्रिंट्स पे जाओगे भाई तो तुम्हें सब मिल जाएगा। नहीं कहाँ मिल जाएगा? अरे यहीं बोल दो ना कीजिए अनुराग जी। अरे आप समझिए जैसे आप सुनिए 70 साल का जो अरे मैं समझ रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। 70 साल के लिए आयुष्मान भारत, अरे हम तो ये भी नहीं समझ रहे कि आपने बोला था 2 करोड़ को रोजगार देंगे 2014 में, अब 2024 आ गया, 20 करोड़ रोजगार देने थे वो नहीं दिए। आप कह रहे 1 करोड़ के इंटर्न देंगे, इंटर्न को भी परमानेंट नहीं करेंगे, उनको भी अग्निवीर वाली जैसी व्यवस्था आपने कर दी। 12.8 करोड़ को 10 साल में जॉब दिया है। 12.8 करोड़ उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूँ। सापरा साहब, क्या विपक्ष ने बजट अभी ठीक से पढ़ा ही नहीं है? सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं कि साहब ये डिटेल्स में पढ़ेंगे अगर बजट को तो इनको समझ में आएगा कि बजट कितना ऐतिहासिक बजट है। सापरा साहब, नहीं देखिए, इन्होंने अभी आंध्र प्रदेश की बात की, 7वें स्थान पे है वगैरह ये कह रहे हैं, लेकिन इनको मैं याद दिला दूं कि आंध्र प्रदेश के ऊपर आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हो। आंध्र प्रदेश को जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ है तब उसको जो देना था वही आप उसमें से ही उठा करके दे रहे हैं। आप अलग से कुछ नरेंद्र मोदी जी नहीं दे रहे हैं, उन पे एहसान मत करिए। ये आपने 10 साल पहले देना चाहिए था जो अभी दे रहे हैं आप। और फिर आपने शिक्षा नीति की बात की है, आपने तो शिक्षा के बजट पर कटौती करी है।
आपने कृषि बजट पर कटौती करी है, आपने हेल्थ के बजट पर कटौती करी है, याद है कि नहीं आपको? अभी पढ़ के बता देता हूं। की भाई? शिक्षा बजट के ऊपर पिछले साल नहीं, कोई कटौती नहीं हुई है, कोई कटौती नहीं हुई, गलत बोल रहे हैं। जरा देखिए बजट डॉक्यूमेंट है, कहां कटौती हुई बताइए? 1,08,00,000 खाली खर्च किया उसमें आपने। ये बजट एक्सपेंडिचर, अरे छोड़िए, मैं भी बजट डॉक्यूमेंट, मैं भी बजट डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ। अरे क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, मैं भी बता सकता हूँ। आपने शिक्षा बजट पर कटौती की है, कहां पर है पहले बताइए, मैं सामने लेकर बैठा हूं। आपने हेल्थ के बजट में आंकड़ों को लेकर भी और उन्हीं आंकड़ों को लेकर भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन। जरा ज्योत्सना जी का रुख करते हैं, टीडीपी के नेता हैं, हमारे साथ उस वक्त जुड़ गई हैं और ज्योत्सना जी से जानते हैं। ज्योत्सना जी, आपको कैसा लग रहा है? मतलब एक तरफ तो विपक्ष ये कह रहा है कि साहब जो आंध्र प्रदेश को दिया गया है वो पहले ही दे देना चाहिए था मोदी सरकार को, है ना? इसी मुद्दे को लेकर टीडीपी ने अपना रास्ता अलग किया था, एनडीए से बाहर आप लोग निकले थे, और अब जब दे दिया है तो साथ ही साथ विपक्ष ये भी कह रहा है कि साहब बाकी सबका हक मारकर आंध्र प्रदेश और बिहार पर मेहरबान है क्योंकि यहां पर समर्थन मूल्य। तो मतलब आप लोग समर्थन देने की कीमत वसूल रहे हैं मोदी सरकार से। ज्योत्सना जी, इनकी नादानी है जब ये लोग ये बात बोल रहे हैं, कीमत वसूल करना, ये सब इनकी नादानी है। मैं एक बात बोलती हूँ रुमाना जी, अब एक चीज सोचिए, 10 साल हो गया हमारा स्टेट डिवाइड होके, पिछले 5 साल में स्टेट ने बहुत झेला है, बहुत झेला है। बिल्कुल फिनेंशियल एक तरीके से टूट गए हम लोग, बिल्कुल हर तरीके से। और पिछले 5 बजट में कभी भी बोलने दीजिए बिना टोके, आपको वो सुन रहे हैं, ठीक है जी। ज्योत्सना जी आराम से अपनी बात रखिए। मैं पिछले 5 साल में कभी भी आंध्र प्रदेश का नाम सुनाई दिया आपको बजट में? जी, ऐसा होता है कि कई बार कुछ स्पेशल अटेंशन कुछ स्टेट्स को देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उस टाइम पे उस स्टेट की सिचुएशन के हिसाब से। आज के तारीख में आप देखिए 10 साल हो गया हमारे राज्य को दिक्कत आ रही है बहुत। ज्योत्सना जी, आपकी आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है। हम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि कनेक्शन सही हो पाए तो आपके पास आए, मैंने आने की कोशिश भी की लेकिन अभी भी प्रॉपर नहीं है कनेक्शन। ठीक है जी, ठीक है, मैं तब तक आगे बढ़ती हूँ जरा जल्दी से। प्रियंका भारती हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना कि आखिरकार कुछ नहीं मिल रहा था तो कुछ मिला तो ना। अब जब मिल गया है और अच्छा खासा मिल गया है, करीब करीब उतना ही मिल गया है जितना नीतीश कुमार डिमांड कर रहे थे, तो भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। मतलब आप लोग प्रदेश के साथ हैं या आप लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए विरोध का परचम उठाए हुए? रोमाना जी, जो प्रदेश के साथ होता, जो बिहार के साथ होता, वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ला करके ही मानता है, ऐसे नहीं रुकता। और सीधी सी बात है, जो 26,000 करोड़ का बात और जुमलेबाजी कर रहे हैं, झूठी जुमलेबाजी, वो सारी की सारी उनकी धरी की धरी रह जाएगी। मैं आपके सामने बस यही दिखा रही हूँ, जितने प्रोजेक्ट्स वो बोल रहे हैं, पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे, भागलपुर बक्सर, जितने प्रोजेक्ट्स, महाबोधि कॉरिडोर, सारे के सारे पुराने हैं, सारे के सारे पुराने। उसके साथ वो बस ये कर रहे हैं कि पुरानी चीजों पे नई कवर चढ़ा करके खूबसूरत बनाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं। सबसे उससे भी भयावह जो चीज वो छुपा रहे हैं वो है MDB, मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स। ये पैसे जो 26,000 करोड़ देने की बात कही गई है, वो कहां से लाएंगे? ये लोग MDB से लाएंगे। MDB वो संस्थाएं हैं, वो बैंक्स हैं जो डेवलपिंग नेशंस को कर्ज देती हैं। तो एक तरह से तो आपने पूरी तैयारी कर ली है कि जो बिहार पहले से ही टूटा हुआ है उसको आप कर्ज के अंधकार में धकेलने जा रहे हैं। ये तो आपकी सोची समझी प्लानिंग है। तो इससे बिहार आखिर खुश हो तो बिहार खुश क्यों हो? नीतीश कुमार तो ये मसला लेकर के गए थे ना कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया सरकार ने। जब से हमारा बिहार अलग हुआ, 2 भागों में बटा, झारखंड गया, हमारे पास बचे क्या? हमारे पास कौन से संसाधन बचे? आप बार बार बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि बिहार का बजट है, आंध्र प्रदेश का, देश का बजट है। बार बार भाजपा के लोग बोल रहे हैं ना, देश के बजट में शिक्षा के ऊपर सिर्फ 2.5% GDP का खर्च होता है क्या? ऐसा कौन से देश का बजट होता है? स्वयं मुख्यमंत्री जब रहे नरेंद्र मोदी जी, उस समय वो कहा करते थे, देखो चाइना खर्च कर रहा है 20% अपनी GDP का शिक्षा पे, हमें कम से कम 7 तो करना चाहिए। आप जब देश के प्रधानमंत्री बने, आपने क्या किया? 2.5%, मात्र 2.5%, और रिसर्च पे 0.01% रिसर्च पे खर्च कर रहे हैं। नहीं समझते हैं शिक्षा की अहमियत। पर्सनली शायद शिक्षित होते तो शायद वो समझते कि महत्व क्या होता है शिक्षा का, देश आगे कैसे बढ़ेगा। आपको टैक्सेशन चाहिए, टैक्स पेयर्स का पैसा चाहिए। पहले जुमला देते थे
15 लाख खाते में जाएंगे। अभी ये कह रहे हैं जिनके पास 15 लाख है उनसे 30% वसूल लेंगे। तो इस तरह से इनका टर्न होता है। आप बात कर रहे हैं, ये लोग अभी तुरंत बोल रहे थे ना इंटर्नशिप देंगे। आपके 2 किलो का मशरूम का पैसा भी आपका इंटर्नशिप उससे कम होगा युवाओं का। इस तरीके से आप युवाओं को मजबूत करिएगा। ये बजट पूरी तरह से सत्ता बचाने का बजट है। इसमें किसी भी प्रदेश के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ है तो सिर्फ भाजपा और भाजपा के लिए। ठीक है धीरेन्द्र जी, अब आप आ जाइए। अभी जो बात जफर भाई कह रहे थे ना कि साहब बजट पढ़कर नहीं आते, मुझे लगता है यहाँ पे प्रियंका भारती जो हैं वो अच्छे से रिसर्च कर आई हैं और उन्होंने ये जो बिहार में जिन प्रोजेक्ट्स का नाम बजट में लिया गया, प्रियंका भारती तो कह रही हैं कि पहले के ही बजट मतलब प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने जो कही है, सर आप जानते हैं इस बात को या नहीं कि ये पैसा जो है वो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जो हैं उनसे कर्ज लेकर दिया जाएगा, मतलब और कर्ज के लिए आप तैयार हैं? धीरेन्द्र जी, ये कैसी सौगात बिहार को? रोमाना, इस सौगात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी को हम अपने तरफ से आभार प्रकट करते हैं। बिहार के 13 करोड़ लोगों के तरफ से आभार प्रकट करते हैं। अब विरोधी दल के प्रवक्ता है रोमाना जी, तो इनसे हम वाहवाही की उम्मीद तो कर नहीं सकते हैं। और इनके प्रवक्ता कम से कम अनुराग जी झूठ भी इतना अच्छा से बोलते हैं कि करीब करीब सच के आसपास तक वो ले जाते हैं, लेकिन ये चीज़ लिखित आंकड़े में होते हैं। मैं रुमाना जी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो पीसीआर से कहता हूं कि पेज नंबर 23 बजट का उसको एक बार अपने स्क्रीन पर चलवा दे। किस राज्य को कितना बजट में एलोकेशन हुआ है फंड का, वो उससे पता चल जाएगा। कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं और कोई भी ऐसा विभाग नहीं है रुमाना जी जिसमें बढ़ोतरी करके बजट नहीं दिया गया हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर मिल गया है तो एक भ्रम फैलाने के लिए कि बिहार को दे दिया गया है और आंध्र प्रदेश को दे दिया गया है। और अगर आंध्र प्रदेश को दे दिया गया है तो हमारे ही देश का एक प्रांत को आज राजधानी नहीं है। क्या इंडी गठबंधन के लोग चाहते हैं कि हमारे एक प्रांत की राजधानी विकसित नहीं रहे? क्या बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है? क्या इंडी गठबंधन के लोग ये चाहते हैं कि बिहार में हमारे रहने वाले भाई बंधु के पास बढ़िया सड़कें नहीं हो? ये किस तरह का जब सवालात उठा रहे हैं अनुराग भदौरिया का नाम ले लिया। ये जी। प्रियंका भारती जो यहाँ पर बजट को लेकर पूरी रिसर्च लेकर आई हैं और ये जो एक्सप्रेसवे गिना रही हैं कि पहले के प्रोजेक्ट हैं, और आप पेज नंबर 23 कह रहे हैं सर, वो दरअसल आपसे कनेक्शन डिबेट में हो नहीं पा रहा था ना, तो यहाँ पर जफर भाई जो है वो सारा गिना चुके हैं। वो पेज नंबर 23 के अंदर किस राज्य को कितना एलोकेशन वो सब गिना चुके हैं। अब आप जरा गौर से सुनिए प्रियंका भारती को। मैं दोबारा प्रियंका भारती को इस डिबेट में लेकर आ रही हूँ क्योंकि वो यहाँ पर सीधे सीधे जो आप लोग पीठ थपथपा रहे हैं कि देखिए बिहार को बहुत कुछ मिल गया, यहाँ तो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार को ही कुछ नहीं मिला है। वो कह रहे हैं कि बिहार को ये झुंझुना पकड़ा दिया गया है सौगात के नाम पर, ये लॉलीपॉप, ये बता रही है प्रियंका भारती। प्रियंका दोबारा आइए जरा और रिपीट कीजिए अपनी बात। धीरेन्द्र जी ध्यान से सुनिएगा और इन सवालों का जवाब दीजिएगा। प्रियंका आइए, मिला है बिहार को। प्रियंका जी सीधी सी बात है रोमाना जी, पेज नंबर 7 पर ये अभी पेज गिना रहे थे ना, हाँ। पेज नंबर 7 खोलिए, पेज नंबर 7 का 32वां पॉइंट निकाल करके देखिए, साफ वहां पर मेंशन है ये जितने पैसे लिए जाएंगे एक्सपेक्टेड किए जाएंगे मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक से, कर्ज में हमको धकेल करके किस तरह की ताली बजा रहे हैं। जो झूठ बोला बता दीजिए बिहार के लोगों को कि बिहार का झूठ बोला है कि महाबोधि कॉरिडोर पहले क्या बिहार का लोग सिर्फ अरे भाई चिल्लाने की आदत है, आरजेडी का ये कल्चर रहा है। जगह पर जाकर यही आरजेडी का कल्चर रहा है। आप क्या चाहते हैं? रोमाना जी यही आरजेडी का कल्चर रहा है। श्रम करने जाए। ठीक है प्रियंका, झूठ पर झूठ, एक सेकंड, कितने झूठ अभी आपने यहाँ पर एक्सप्रेसवे को लेकर कहा कि एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट तो पुराने हैं, वो बताइए आपने बजट में कौन से पेज से पढ़कर ये जानकारी दी है ना? क्योंकि वो धीरेन्द्र जी कह रहे हैं ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे 2023 का प्रोजेक्ट है जिसको मांगने के लिए खुद तेजस्वी जी गए थे और गडकरी जी ने पूरा झोली में डाला। आगे सुनिए, गया औद्योगिक पार्क बोल रहे हैं 2022 का प्रोजेक्ट, महाबोधि प्रोजेक्ट देखिए आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। कैसी बात आप कर रहे हैं? थोड़ा ध्यान से देखिए, कॉरिडोर पुराना प्रोजेक्ट, आप ही पहले बोलिए, इनको समय दे दीजिए। थे आप लोग देख लीजिए पुराना प्रोजेक्ट और ठीक है जो बिहार में तो प्रियंका भारती आप जो कह रही हैं प्रियंका भारती ठीक है, मैंने समय दिया, आपने अच्छे से अपनी बात रखी। धीरेन्द्र जी आपकी नजर में ये जो कह रही हैं सर सब झूठ है? सब झूठ है जो ये कह रही हैं आपकी नजर में? ये झूठ बोल रही हैं नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल ये झूठ बोल रही है। ना महाबोधि टेम्पल का जिक्र है,
पहले से था ना, यहाँ पे विष्णुपथ कॉरिडोर का जिक्र था, ना गया एक्सप्रेसवे का कहीं जिक्र था, ना बक्सर एक्सप्रेसवे का कहीं जिक्र था, और कॉरिडोर का, विष्णुपथ टेम्पल के कॉरिडोर का मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात है कि इनको पैकेज से क्या मतलब है? ये पैकेज का मतलब उसी पार्टी के कि पैकेज का मतलब आरजेडी के पैकेट में जो जाता हो फंड, उसी को ये लोग पैकेज मानने वाले लोग हैं। इसलिए इनसे कोई उम्मीद बिहार को नहीं है। इनके जमाने में तो रुमाना जी सड़कों को देखने के लिए आंखें तरस गई थी, और आरजेडी से मुझे कोई वाहवाही की उम्मीद नहीं है। बिहार के लोग सब आपके बारे में जानते हैं। आज युवाओं के नौकरी की जब आप लोग बिल्कुल एक दूसरे से किसी तरीके की तारीफ और किसी तरीके की वाहवाही की उम्मीद कतई मत रखिए, ठीक है ना। मैं सैयद जफर इस्लाम साहब का रुख कर रही हूं, लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब ये बाकायदा कागज दिखा रही हैं, और शायद आरजेडी की तरफ से सवाल इसीलिए उठाया जा रहा है वो स्पेशल पैकेज वाला, कि अगर वो स्टेटस मिलता, स्पेशल स्टेटस, तो ये कर्ज लेकर विकास की नौबत ना आती। लेकिन अब यहां पर कर्ज वाला एंगल जो प्रियंका भारती लेकर आ रही हैं, इस पर जरा जवाब दे दीजिए। आप बेहतर तरीके से अर्थव्यवस्था को समझते हैं। देखिए रोमाना जी, मैं प्रियंका भारती जी का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा हमारे दोस्त मुंबई के चरण सापरा जी को उनका जवाब दूंगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि देखिए, सेक्टर वाइज एलोकेशन जो किया है, जो आप बोल रहे थे कि वो गलत है, और ये मेरे पास बजट की कॉपी, मैं आपको बजट की कॉपी से भी दिखा सकता हूं, लेकिन सिर्फ उसमें से 4-5 आंकड़े आपको बताते हो। एग्रीकल्चर के लिए 140 जो रिवाइज एस्टिमेट था, 1,40,000 करोड़ था, उसको 1,51,000 करोड़ किया है। एजुकेशन है 1,08,000 से 1,25,000 करोड़ हुआ है। हेल्थ का 79,000 करोड़ से 89,000 करोड़ हुआ है। रूरल डेवलपमेंट का जो है 2,38,000 करोड़ से 2,65,000 करोड़ हुआ है। सोशल सेक्टर के लिए 46,000 करोड़ से 56,000 का आवंटन किया गया है। डिफेंस में 12.9% का आवंटन ज्यादा हुआ है। ये आपकी जानकारी के लिए बजट डॉक्यूमेंट आप जो आपके किसी भी एमपी से ले लीजिएगा, जो सदन में बटा है उसको किसी एमपी से ले लीजिए। कैसे कह रहे थे आंकड़ों में कटौती हुई है, ठीक है ना। अब जल्दी से प्रियंका भारती का जवाब, उसके बाद सापरा साहब आपके पास आऊंगी। मैं तो डॉक्यूमेंट लेके बैठा हूं, ठीक है। हाँ, नहीं देखिए, प्रियंका भारती जी को बताना चाहता हूं कि वो भी जानती है, अगर इतना रिसर्च करके आई है तो ये भी रिसर्च करके आई होंगी। दोनों बार फाइनेंस कमीशन ने इस बात को मना कर दिया है कि किसी भी राज्य को स्टेटस स्पेशल जो दर्जा है, वो दर्जा अब नहीं मिल सकता है, कोई सरकार नहीं दे सकती, इसलिए कि फाइनेंस कमीशन ने इस पर रुकावट लगा दी, ये आपको पता है। और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो है एक्सेप्टेड रिपोर्ट है, पार्लियामेंट में नहीं दिया जा सकता। अब जो है फाइनेंसिंग अरेंज करने की तो एक तो आवंटन जो होता है, वो आवंटन तो आपको मिलेगा, उसके अलावा अगर सरकार भी ये करती है, जैसे आप देखिए, मैं सामने जो बजट डॉक्यूमेंट से पढ़ रहा हूं, आपका पॉइंट, आंध्र प्रदेश के बारे में लिखा है कि प्रियंका, तो यहाँ पर समझना होगा ना, आम खाने से मतलब रखिए ना, आप लोग गुठलियां क्यों गिन रहे हैं। बात तो सिर्फ इतनी है कि पैसा चाहिए था, स्पेशल स्टेटस के जरिए भी पैसा मिलता, अभी भी पैसा मिलेगा, विकास करवाना था तो उस पैसे के जरिए अभी भी विकास होगा। फिर दिक्कत क्या है? सिर्फ सरकार है, उसका विरोध करना है, निशाना साधना है। अगले साल बिहार में चुनाव है, इसीलिए हाय तौबा मचानी है। प्रियंका भारती जी नहीं रोमाना जी, सीधी सी बात है, स्पेशल राज्य का जब ये स्टेटस की बात करते हैं ना, तो इनको ये भी पढ़ना चाहिए कि इन एक्सेप्शनल कंडीशंस किसी भी स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, और बिहार उस स्पेशल कंडीशंस में पूरी तरह से फिट बैठता है। किसी भी तरह के ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में बिहार सबसे आखिरी पायदान पर आ रहा है। हर तीसरा व्यक्ति यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे नीचे आ रहा है। और आगे की बात एमडीबी के ऊपर, रोमाना जी एक सवाल मैं मेरे तरफ से पूछ दीजिएगा। कुछ नहीं बोला, कर्जदारी में हमको ढकेल रहे हैं। पूछ दीजिएगा। ठीक है, आपने क्लियर किया यहाँ पर। मुझे लगता है जल्दी से सवाल इनसे पूछ दीजिए कि जब आदरणीय लालू प्रसाद जी, आप ये बता दीजिए कि आखिरकार आप यहाँ पर बताए जा रहे हैं देश को किस तरीके से सारे जो अलग अलग विभाग हैं उनका बजट घटा दिया, और यहाँ पर जफर इस्लाम साहब ने आंकड़े पढ़कर बता दिए। वो कह रहे हैं कि साहब ये तो भ्रम फैला रहा है विपक्ष पर। हाँ, मैं बताता हूं। जफर भाई ने क्या कहा, शिक्षा बजट में इन्होंने कहा कि 1,08,000 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया, लेकिन पिछले साल आवंटित कितना किया था? 1,16,000 करोड़ इन्होंने आवंटित किया था। तो भाई आप पूरा खर्च क्यों नहीं कर सके, ये मेरा सवाल था। स्वास्थ्य पर आपने 88,000 करोड़ रुपया आवंटित किया था, लेकिन खर्च कितना किया? 80,000 करोड़ रुपया आपने खर्च किया। 8,000 करोड़ रुपया आपने स्वास्थ्य के मामले में भी खर्च नहीं कर पाए हैं। यही तो मैं कहता हूं
कि आप लोग आंकड़ों की जगलरी करते हैं। अब नौकरियों के बारे में आपने कह दिया 2,90,00,000 नौकरियां 500 प्राइवेट कंपनियों में अप्रेंटिस के वो आधार पर हम देंगे। भाई कांग्रेस के मैनिफेस्टो की नकल कर रहे हो, बजट तो सर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आया है और अब आप यहाँ पर बैठकर मुझे ये बता रहे हो कि इन्होंने पिछले बजट में इतना रखा था, इतना खर्च किया, कम खर्च किया, तो मतलब आपने भ्रम फैला दिया ना सर। अभी आपने क्या कहा था? अभी आप कह रहे थे कि साहब इन्होंने जो है वो बजट घटा दिया, लेकिन अब आप जब जवाब दे रहे हो मुझे तो सर आप इस बजट की बात नहीं कर रहे हो, आप पिछले बजट का आंकलन करके नंबर बता रहे हो। नंबर पे जवाब दीजिए ना। सैयद जफर इस्लाम साहब ने नंबर बताया आपको, नंबर पर जवाब दोनों बातें की। मैंने दोनों बातें कही। इन्होंने शिक्षा का बजट कम किया और इन्होंने जो पिछले साल जो शिक्षा बजट में इन्होंने तरतूद की थी, जो रखा था आवंटित करना था, उसमें से भी इन्होंने कम आवंटित किया। ये मैं आपको पहले भी मैंने ये बोला और अभी भी यही बोल रहा हूं। अब मैं आता हूं कि इसके ऊपर की 2,90,00,000 नौकरियों पे जो ये कह रहे हैं, उसके हिसाब से अगर देखें तो प्राइवेट कंपनियों में हर एक कंपनी में 4,000 लोगों को अप्रेंटिस की नौकरी मिलेगी। अगर आपकी एबीपी कंपनी के अंदर 4,000 लोगों को अप्रेंटिस की नौकरी हर साल मिल सकती है क्या? यह क्या प्रैक्टिकल बात है? तो ये आंकड़ों की जो जगलरी करते हैं, जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, महंगाई पर इनके पास में कोई योजना नहीं है। महंगाई पर निर्मला सीतारमण कह देती है कि वो जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत सारे मुद्दे आप एक साथ लेकर आ रहे हैं। देखिए अभी वो जो आप कह रहे थे बजट घटा दिया, उस पर तो आपने जवाब सुन लिया यहाँ पर सैयद जफर इस्लाम का। अब ये नौकरी और महंगाई का मुद्दा भी आप ले आए, इस पर जल्दी से एक रिएक्शन सैयद जफर इस्लाम, उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों का रुख करना है, जल्दी से। देखिए आज साफरा जी ठीक से सुन नहीं पा रहे, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत होगी इसलिए सुन नहीं पा रहे। मैंने कहा 2,90,00,000 जॉब सुन रहा हूं, आपके समय में 10 साल में यूपीए के। सो भाईजान सुनिए, अरे सुनिए तो भाईजान, आपको कह रहे 2,90,00,000 का जिक्र जो किया वो आपके समय में जो है यूपीए समय में बना था 10 साल में, और अभी आरबीआई की रिपोर्ट भी है 12,80,00,000 जो है ये 10 साल में जॉब बनी है। हमारे समय में सारे डेटा ये बताते, सारे रिपोर्ट बताते। अब बात रही आगे की बात जो है, ये ऐतिहासिक बजट है, बहुत तरीके से ऐसा अनप्रेसिडेंटेड। सुनिए वो आ रहा उन्होंने आपको पेशेंटली सुना, अब आप उनको पेशेंटली सुनिए प्लीज। नहीं वो, अरे भाई मैं आ रहा हूँ, इनका काम क्या है? ड्राइवर आपको जल्दी से, ये इनका काम है। जफर भाई कैसे ये बजट ऐतिहासिक बजट? जफर जी सुन लो भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड है, पूरे दुनिया की रिपोर्ट पढ़िए आपको अंदाज हो जाएगा। जॉब क्रिएशन के लिए जो इस बार जो स्कीम बनाई गई है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, और 2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है अगले 5 सालों के लिए, और सारी नौकरियां जो होगी वो इसी प्लस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 11 लाख करोड़ का है, वो दोनों मिला के जो होगा उसमें बहुत सारी नौकरियां व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब होगी। तो फिर अनुराग भदौरिया जी 24 चुनाव, महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, यही कह कहकर आप लोगों ने सरकार की घेराबंदी की, और अब 24 चुनाव के बाद जो पहला पूर्ण बजट सरकार लेकर आई उसमें महंगाई और बेरोजगारी का ही सरकार इलाज ढूंढ लाई, इसीलिए छटपटाहट विपक्ष की। देखिए विपक्ष तो सीधी सी बात बता रहा है कि 2014-15 में, एक मिनट रुको मैं अपनी बात कह लूं, इनको हटाओ तब तो मेरे साथ लेकर आइए जरा अनुराग। देखिए साल 2014-15 में आप देखोगे कि अगर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू किया गया था तो कॉर्पोरेट टैक्स पाया गया था 34%, जो अब 2025 में घट के अब 26% रह जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स आपने इसके मतलब उनसे जो कलेक्शन करना था वो आपका कम ही हो गया ना, और जो टैक्स से इनकम वसूली जाएगी अब वो वसूली जाएगी 19%, और कॉर्पोरेट टैक्स जो आप होगा 17% 2024-25 में। तो आप तो कॉर्पोरेट लोगों के लिए फायदे की बात कर रहे हो ना आप। और दूसरी बात, जब ये बात बता रहे थे कि हमने बिहार के लिए, अभी वो बिहार के आते हैं कौन सी हो जिनकी पार्टी 2 भागों में बट गई थी, अब पता नहीं कब बटेगी 2 भागों में। हाँ धीरे उनकी पार्टी बढ़ती रहती ना, कब दोबारा बट जाए पता नहीं। लेकिन वो अभी कह रहे थे अरे मैं आपको रोड पे गड्ढे हैं, सुनो रोड पे गड्ढे हैं, पहले पुल तो बनवा लो, पुल गिना आज बनाते हो शाम तक टूट जाता है पुल, एक दिन में 4 पुल गिर जाते हो, रोड में गड्ढे खोज रहे हो, पुल बना नहीं पा रहे हो। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने सुन लीजिए, आपने 48 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, उसमें 11 लाख करोड़ तो आपको अभी कर्जे में ही पे जाएगा, मूलधन ही नहीं दे पाओगे, उसका सिर्फ आपको ब्याज देना है 11 लाख करोड़ का।
आप कहाँ हो, किस धुन में आप डूबे हुए हो? और इसी तरह से चलता रहा तो आपका जो बजट उसके हिसाब से हमारा कर्ज हो जाएगा 181% पे पहुंच जाएगा। और बात करो आप दुनिया की लंबी मैं आपसे बस इतना बता रहा हूं। आपसे पहले कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप महंगाई बेरोजगारी और इस बार इस बजट में सरकार महंगाई और बेरोजगारी का इलाज ढूंढ रही है। कहां ढूंढ रही है? कौन सी महंगाई? नहीं, एक सेकंड, अरे महंगाई देखिए, अरे कौन सी, अरे मैं सुनिए महंगाई का, अरे सुनिए महंगाई का आलम यह है कि जब बजट पेश कर रहे थे तो हमारा टमाटर 80 रुपए था, अब 120 हो गया। अब कह रहे महंगाई का, कौन सी महंगाई इन्होंने कम कर दी? महंगाई इनके बजट से तो बढ़ेगी ना, कौन सा कम हुआ? क्या चीज इन्होंने सस्ता किया बताइए? बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये बजट में भेदभाव या फिर ये बेवजह का तनाव, इसी को लेकर आज ये चर्चा हम लेकर आए थे और आपने सुना सभी अलग अलग पक्षों की बात।